अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपका उर्दू मुदर्रिस शेख ज़ाकिर आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू पर बात होने जा रही है, जो मौजू उर्दू अदब के हवाले से है। 10वीं जमात के तलबा के लिए मैं उनको ज़हन नशीन करवा दूँ, हम डायरेक्ट मौजू पर नहीं जाएंगे जैसे कि दास्तान है, नावल है या गज़ल है, बिल्कुल भी नहीं। हम अदब से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अदब के तालिब इल्म होने, आपको पता ही है, आपको सबसे पहले अदब के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद आपको दास्तान के बारे में पता होना चाहिए, नज़म के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास रहता है वो अदब रहता है। प्यारे बच्चों, अदब के हवाले से, खासकर उर्दू के हवाले से मेरे जहन में एक शेर उर्दू के हवाले से गूंज रहा है। दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, उर्दू है दिल हमारा, उर्दू है जान हमारी। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना मौजू उर्दू अदब के हवाले से। सबसे पहले जानना है अदब क्या होता है, अदब कहते किसको हैं, अदब का बुनियादी मकसद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे अदब क्या होता है। अदब इंग्लिश में अगर देखें तो लिटरेचर। तो क्या होता है ये लिटरेचर? अक्सर जब भी मैंने बच्चों से पूछा अदब क्या होता है या लिटरेचर क्या होता है, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं। क्यों नहीं दे पा रहे होते? वो डायरेक्ट जो है वो किताब अपने सामने रखकर मौजू को शुरू कर देते हैं, लेकिन बुनियादी मौजू जो हमारा रहता है वो अदब ही रहता है, क्योंकि अदब के ही हिस्से बाद में आपको अलग अलग करके पढ़ने जो आपकी किताबी शक्ल में मौजूद है। प्यारे बच्चों, अदब क्या होता है या लिटरेचर क्या होता है? मैं आपको आसान लफ्जों में समझा दूं अदब क्या होता है। अपने ख्यालात को दिलकश अंदाज में बयान करना अदब कहलाता है। अपने ख्यालात को दिलकश अंदाज में बयान करना अदब कहलाता है। अदब, लिटरेचर। What is literature? Literature is the name of beauty, beauty of expression and expression of beauty. गौर से आप देखिए, मुझे आपको अदब ही समझाना है, जिसको इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर is the name of beauty, beauty of expression and expression of beauty. अब इसका क्या मतलब है? लिटरेचर इज द नेम ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी। इसका मैं आसान तर्जमा यहां पर लिख दूं, इजहार की खूबसूरती, इजहार की खूबसूरती और खूबसूरती का इजहार। बिल्कुल आसान, खूबसूरती का इजहार। सर हमें समझ में नहीं आया इजहार की खूबसूरती और खूबसूरती का इजहार क्या है। मैंने कहा लिटरेचर इज द नेम ऑफ ब्यूटी, अदब जो है ये खूबसूरती का नाम है। फिर मैंने कहा ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, जब भी आप कुछ बयान करते हो बड़े दिलकश अंदाज में बयान करते हो, आप अपने ख्यालात का, आप अपने तासुरात का, आपके अंदर जो एहसासात हैं, ठीक है, आपके अंदर जो जज्बात हैं, उनको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करने की कोशिश करते हो। एंड एक्सप्रेशन ऑफ ब्यूटी, मैं मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा इजहार की खूबसूरती। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, शायरी के तौर पर देखें, हमने अक्सर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, ठीक है। प्यारे बच्चों, कितने खूबसूरत लफ्जों में उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, ठीक है। लेकिन जब हम लब्बे आती को हम अपनी जुबान में अपने तरीके से गुनगुना कर पेश करते हैं, तो वो है खूबसूरती का इजहार। इजहार की खूबसूरती, लिखने वाला डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। खूबसूरती का इजहार हम जब गुनगुना कर उसी की नज़म को खूबसूरत लहजे में पेश करते हैं, तो वही है खूबसूरती का इजहार, ठीक है। अदब क्या होता है? अपने ख्यालात को दिलकश अंदाज में बयान करना। आपके जहन में जो भी ख्याल चल रहा है, आपके जहन में जो भी जज्बा है, जो भी ख्याल है, ठीक है, तो कुछ भी आपके जहन में चल रहा है उसको खूबसूरत अंदाज में तहरीर करना अदब कहलाता है, ठीक है। मिरर टू लाइफ, जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है हूबहू उसी तरीके से पेश करना अदब कहलाता है। यानी कि मैंने अभी कहा मिरर टू लाइफ, ठीक है, हूबहू उसी जो भी आपके साथ पेश हो रहा है, बचपन से लेकर, शुरू से लेकर मरने तक आपकी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ उसको पेश करना अदब कहलाता है, ठीक है, जिंदगी का अक्स। तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा मुख्तसर सा था अदब के बारे में। अब हम जाएंगे
अदब के मकसद क्या हैं, मकासद क्या है अदब के। तो गौर कीजिएगा अदब के क्या मकासद हैं, इस अदब का बुनियादी मकसद क्या है। प्यारे बच्चों, अदब का बुनियादी मकसद क्या है। अदब के बुनियादी 3 मकासद हैं जो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। अदब, इसके 3 बुनियादी मकसद हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। पहला जो आपके पास रहने वाला है वो है तफरी, ठीक है। तफरी। दूसरा आपके पास रहने वाला है मालूमात, और तीसरा आपके पास रहने वाला है अखलाकी सबक, ठीक है। तफरी यानी कि एंटरटेनमेंट, ठीक है। मालूमात यानी कि इंफॉर्मेशन, और अखलाकी सबक, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, हदायत जिसको आप कहोगे, इंस्ट्रक्शंस। अदब के 3 बुनियादी मकसद हैं। सबसे पहला तफरी। प्यारे बच्चों, आप देखो जब भी आप कोई ड्रामा देखते हो, ठीक है, या जब भी आप कोई भी सीन देखते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जब आप देखते हो 5, 10, 15 मिनट जो है आप जो है अपने गम को, ठीक है, भूल जाते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं गुम हो जाते हो, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो। वो 5, 10 मिनट जो है वो आप इंटरटेन करते हो। ये है अदब का एक बुनियादी मकसद। पहला मकसद तफरी, इंटरटेनमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, मालूमात। कहीं ना कहीं पर लिखने वाला जो है एक साइड से आपको इंटरटेन कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको कोई इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, ठीक है, उसमें तफरी यानी कि आप इंटरटेन हो रहे हो, हंसी मजाक की बातें भी चल रही हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर कोई इंफॉर्मेशन, मालूमात भी छुपी हुई होगी, ठीक है। बुनियादी मकसद तो तफरी है, इंटरटेनमेंट तो है, लेकिन एक तरफ तो वो आपको इंटरटेन करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको कोई इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ठीक है। वो समाजी लिहाज से, वो सियासी लिहाज से, ठीक है, वो मजहबी लिहाज से कोई भी आपको मालूमात जो है वो देने की कोशिश करता है। तो अदब का बुनियादी मकसद पहला जो है वो तफरी है, दूसरा जो है वो मालूमात है, और तीसरा जो है आपके सामने वो है अखलाकी सबक। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी मूवी को देखते हो ना, ठीक है, तो मूवी जब वो मुकम्मल होती है फिर सेंसर बोर्ड तब तक उस मूवी को जो है एक्सेप्ट नहीं करता जब तक ना उसका कोई मॉरल नहीं होगा, ठीक है, कि सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा इस मूवी का, ठीक है। एक सर्टिफिकेट, मूवी जब आप देखते हो मूवी पर पहले एक सर्टिफिकेट शो होता है, और सेंसर बोर्ड ने उसको क्या किया होता है, सिग्नेचर वहां पर हर एक के होते हैं, क्या वाकई इस ये जो मूवी है क्या वाकई इसका सोसाइटी पर कोई असर होने वाला है, कोई सबक आमूज, कोई नसीहत मिलने वाली है, ठीक है, कोई अखलाकी सबक मिलने वाला है। तो ये बुनियादी 3 मकासद जो हैं अदब के हैं। प्यारे बच्चों, अदब 3 मकासद पर मुश्तमल। पहला तफरी यानी कि इंटरटेनमेंट, अदब दूसरा यानी कि मालूमात, जहां पर आपको लिखने वाला लिखारी इंटरटेन कर रहा है, वहीं से आपको कोई मालूमात भी दे रहा है, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो मजहबी तौर पर हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो, कोई ना कोई मालूमात आपको दे रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है अखलाकी सबक भी आपको इसमें देखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अदब जो होता है, ठीक है, वो 2 तरह का होता है। अदब जो रहता है आपके पास 2 तरह का अदब रहता है। देखिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक आपके पास रहता है अदब बराए अदब, और दूसरा आपके पास रहता है अदब बराए जिंदगी। अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी में क्या फर्क है? प्यारे बच्चों, 2 तरह का अदब, 2 तरह का लिटरेचर होता है, अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी। अदब बराए अदब में आपको बोलूं, ऐसा अदब जिसमें लिखने वाला, जिसमें राइटर सिर्फ अदब के लिए लिखे, ठीक है, सिर्फ अपने ख्यालात, अपने जज्बात को बयान करने की कोशिश करे, सिर्फ शायरी, अगर शायरी की हम बात करें, सिर्फ वो शायरी को जिंदा रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, सिर्फ अपने जज्बात को बयान करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा अदब अदब बराए अदब में जो है वो शामिल होता है, ठीक है। मैं आपको एक जीती जाती मिसाल आपके सामने पेश करूंगा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब साहब की। गालिब का जो पूरा अदब है वो सारा का सारा अदब जो है अदब बराए अदब, उसने हमेशा शायरी को जिंदा रखने की कोशिश की है। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी के बारे में मैं बात कर रहा था। ये अदब बराए अदब जो है ये वो वाला अदब है, लिखने वाला सिर्फ जो है
अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है। मैं बात करूं अगर शायरी की, मैं बात करूं अगर नसर की, वो सिर्फ शायरी को ज़िंदा रखने के लिए या अदब को ज़िंदा रखने के लिए लिखेगा। आपके सामने मिसाल मैंने पेश की थी अभी कि गालिब का सारा अदब जो है वो अदब बराए अदब में ही आता है। उसने पूरी उम्र जो है अदब को ज़िंदा रखने की कोशिश की, लेकिन जब यही अदब जो है डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के पास आ जाता है तो ये अदब बराए ज़िंदगी में तब्दील हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अल्लामा इकबाल के बारे में अगर मैं फरमाऊँ तो अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी शायरी को जो है मुसलमान कौम के लिए वक्फ कर दी। ठीक है, इश्क रसूल की तरफ रागिब करने की कोशिश की, अताद इलाही की तरफ रागिब करने की कोशिश की। ठीक है, तो उसने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शायरी का इस्तेमाल किया। एक तो अदब को भी आगे ले जाने में अहम किरदार अदा किया और साथ ही साथ जो है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है अदब का सहारा लिया। तो ये वाला पूरा अदब बराए ज़िंदगी जो है, इसकी मिसाल आपके सामने डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की मैं आपको पेश करूंगा। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। तो प्यारे बच्चों, अदब दो तरह का होता है, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी। ठीक है, अदब बराए अदब ऐसा अदब जिसमें लिखने वाला सिर्फ अदब के लिए ही काम करे, सिर्फ अदब को ज़िंदा रखने के लिए ही लिखे। और अदब बराए ज़िंदगी ऐसा अदब जिसमें अदब के साथ साथ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अखलाकी मौज़ूआत, ठीक है, पेश किए जाएँ, ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है मौज़ूआत चुने जाएँ। तो वो आपके सामने मिसाल डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की है। तो ये था अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी। अब अदब की दो शाखें कौन सी हैं? प्यारे बच्चों, गौर से नजर रखिएगा इधर। बात कर रहा हूं मैं अदब की, और अदब की दो शाखें। शायरी, नस्र। यहां पे मैं नज़्म भी लिख सकता हूं, नज़्म और नस्र। तो जब आप अपनी निसाबी किताब की फहरिस्त देखते हो, ठीक है, पहला पेज देखते हो, पहला सफ़ा देखते हो, तो वहाँ पर शायरी वाले असनाफ अलग से दिए जाते हैं और नसर वाले असनाफ अलग से दिए जाते हैं। यही मेरा बुनियादी मकसद था अदब के हवाले से अदब पढ़ाना। ठीक है, तो मैंने अभी आपको अदब के बारे में पढ़ा लिया कि अदब किसको कहते हैं। ठीक है, अदब अपने ख़यालात को बेहतर अंदाज से, खूबसूरत अंदाज में पेश करना अदब कहलाता है। ज़िंदगी का अक्स, मिरर टू लाइफ, खूब खूब जो हमारे साथ हो रहा है उसी को खूब खूब बयान करना, तहरीर करना अदब कहलाता है। ठीक है, अदब कई मानों में इस्तेमाल होता है। सर अदब तो अखलाक को भी कहेंगे हम, तौर तरीके को भी कहेंगे हम, बेशक। ठीक है, अदब जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लेकिन यही अदब जब तहरीर के तौर पर हमारे सामने आता है, लिटरेचर के, तो किसी ज़ुबान के तौर पर जब हमारे सामने आता है तो इसके मफ़हूम जो है वो बदल जाते हैं। तो अदब जो है इसकी दो शाखें हैं। ठीक है, दो अक़साम हैं। हम बात करेंगे शायरी और नसर की। प्यारे बच्चों, अलग अलग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि शायरी और नसर जो है ये क्या है, शायरी और नसर में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। ठीक है, पहली बात जहां पर हमारी बात ही ख़त्म हो जाएगी, शायरी और नसर में सबसे बड़ा फ़र्क जो है वो है आहंग का। शायरी और नसर में सबसे बड़ा फ़र्क प्यारे बच्चों आहंग का है। सर आहंग क्या होता है? रिदम। अजीज तलबा, शायरी और नसर में सबसे बड़ा फर्क जो है वो आहंग का है। आहंग यानी कि रिदम। शायरी को गाया जाता है, नसर को नहीं गाया जाता। प्यारे बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा जब आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, अखबार, जब आपके पापा जो हैं, आपके बहन भाई या जो भी, जब आपके घर में अखबार आता है, जब उसको पढ़ा जाता है, क्या उसको गुनगुना कर पढ़ा जाता है? किस अंदाज में होता है? नसरी अंदाज में लिखा हुआ होता है। लेकिन जब आप किसी नज़्म को देखोगे, किसी गज़ल को देखोगे, तो उसमें वो रिदम छुपा हुआ होता है, तो आप बड़ी आसानी से उस नज़्म को या उस गज़ल को गुनगुना सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़र्क है शायरी और नसर, जहाँ हमारी बात ही ख़त्म हो जाती है कि शायरी और नसर में सबसे बड़ा फ़र्क, ठीक है, मेन डिफरेंस जो हमारे पास रहती है शायरी और नसर के हवाले से, वो आहंग है, वो रिदम है। शायरी को गाया जाता है, नसर को गाया नहीं जाता है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था कि शायरी को गाया जाता है और नसर को नहीं गाया जाता। दूसरी बात मैं आपको यहां पर बयान करूं शायरी और नसर के हवाले से। प्यारे बच्चों, गौर से देखिए, शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को बयान किया जाता है।
शायरी में अल्फाज बहुत मुख्तसर होते हैं, लेकिन उसके माने, उसका मफहूम जो होता है वो तफसील से बयान किया गया होता है, ठीक है। उसके पीछे गहराई छुपी हुई होती है, उसके पीछे कोई तफसील छुपी हुई होती है। कोई भी शेर जब हम पढ़ते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको बयान करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा कि शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को बयान किया जाता है, ठीक है। शायरी में अल्फाज बहुत कम होंगे लेकिन माना बहुत ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर सूरह कहफ, कुरान शरीफ में सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का सफ़र और उनका जो किस्सा जो है वो बयान किया गया है, ठीक है। तो वो पूरा किस्सा जो है हमारे जहन में, जब हम शायरी के अंदाज में, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की नज़्म खिज़र-ए-रा, उसमें एक शेर है, कश्ती मस्कीन जान पाक दीवार यतीम, गौर कीजिए, कश्ती मस्कीन जान पाक दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फिरोश। प्यारे बच्चों, मैं ये शेर यहाँ पर लिखूंगा, आपको बड़ी आसानी से ये वाला पॉइंट जो है समझ में आ जाएगा। पॉइंट है हमारा, शायरी जो है, शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को बयान किया जाता है। गौर कीजिए, शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को बयान किया जाता है। अभी मैंने आपको मिसाल दी थी, यह मिसाल मैं यहां पर लिखूंगा फिर से। कश्ती मस्कीन जान पाक दीवार यतीम, इल्म मूसा, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। प्यारे बच्चों गौर कीजिए, मुझे समझाना है शायरी और नसर में फ़र्क। शायरी और नसर में सबसे पहला फ़र्क जो आपके सामने बयान किया वो रिदम का है, वो आहंग का है। शायरी को गाया जाता है, नसर को नहीं गाया जाता। दूसरा पॉइंट जो है, शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को, शायरी में कम अल्फाजों में तफसील को बयान किया जाता है। प्यारे बच्चों, शेर आपके सामने है अल्लामा इकबाल का, कश्ती मस्कीन जान पाक दीवार यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फिरोश। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, सूरह कहफ में, ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़ा बयान किया है कि किस तरीके से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक किश्ती में सुराख कर दिया जब उसमें सवार हुए, किस तरीके से उन्होंने एक यतीम की जान ले ली, ठीक है, किस तरीके से जान पाक, किस तरीके से एक यतीम की जान ले ली, किस तरीके से उसने एक दीवार की मुरम्मत करवाई, ठीक है, एक मकान की जो दीवार थी वो गिर चुकी थी, तो फिर उस दीवार की मरम्मत करवाई, ठीक है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की। तो ये तीनों चीज़ें जब उसने की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हैरान हो गए, ठीक है। उनकी समझ में ये नहीं आया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये सब क्यों किया, किश्ती में सुराग क्यों किया, ठीक है, एक यतीम, एक नौजवान बच्चे की जान क्यों ली, और एक यतीम बच्चा जो था उसके घर की दीवार क्यों बनवाई, ठीक है। मुझे यहाँ पर पूरी तफसील बयान नहीं करनी है, मुझे ये बयान करना है कि जब हम ये शेर पढ़ते हैं, हमें वो सूरह कहफ में वो जो पूरा वाक़ा बयान किया गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, वो पूरा वाक़ा हमारे जहन में आ जाता है। सन्नत तलमिया इस शेर में है, वो पूरा वाक़ा हमारे जहन में आ जाता है। अब देखिए, यही तो है शायरी, कम अल्फाज है लेकिन देखो कितनी तफसील इसमें छुपी हुई है। सूरह कहफ कितनी बड़ी सूरत है और उसमें वो जो वाक़ा है वो कितना बड़ा है, ठीक है। वो वाक़ा यहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे यही समझाना था कि शायरी में बहुत कम अल्फाज होते हैं लेकिन इसमें तफसील, इसमें गहराई छुपी हुई होती है। तो ये पॉइंट भी अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि शायरी में कम अल्फाजों में बड़ी बात को बयान किया जाता है। एक और पॉइंट में लिखूंगा, शायरी में हमें इल्म मिलता है, नसर में हमें मालूमात मिलती है। बड़ी आसान चीज़ है। शायरी में इल्म मिलता है, नसर में मालूमात मिलती है।
प्यारे बच्चों, एक और पॉइंट बिल्कुल आसान तरीके से शायरी और नसर के हवाले से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। शायरी में इल्म मिलता है, नसर में मालूमात मिलती है। ये कैसे समझे हम? शायरी में हमें इल्म मिलता है, नसर में मालूमात मिलती है, ठीक है। शायरी में इल्म मिलता है, जब हम किसी शेर को पढ़ते हैं हम आसानी से उस शेर को नहीं समझ पाते जब तक ना उसके लफ्ज़ों को, हर एक लफ्ज़ को गहराई के साथ उसका मुताला, शेर का मुताला नहीं करेंगे। जिसने वो शेर लिखा है उसके बारे में जब तक ना हमको जानकारी होगी, ठीक है, उनकी हालात ज़िंदगी, उनके अदबी खिदमात, उनकी शायरी के बारे में किन किन मौज़ूआत पर वो बात करते हैं, ठीक है, तो फिर जब वो शेर बयान करते हैं, तो जब हम वो शेर पढ़ते हैं फिर उसके माने तक, उसकी गहराई तक, उसके मफ़हूम तक जाने की हम कोशिश करते हैं। तो बड़ा मुश्किल फ़न है शायरी, इसीलिए हमारा जहन जो है वो तेज हो जाता है, ठीक है। हमारा जहन ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायर जो है वो क्या कहना चाहता है। शायर तो कब का शायर है, 1900 की बात की जाए, 1800 की बात की जाए, उस जमाने में उसने शायरी की है और आज हम उनकी शायरी को तशरीह कर रहे हैं इस जमाने में। लेकिन शायरी की तशरीह करना बड़ा मुश्किल फन है प्यारे बच्चों, इस बात को याद रखना। शायरी की मुकम्मल तशरीह कोई नहीं कर सकता, ये अलग मौजू है। शायरी की मुकम्मल तशरीह कोई भी नहीं कर सकता, मुकम्मल तशरीह। फिर हम कैसे शायरी की तशरीह करते हैं? हम शायर की हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनके अदबी खिदमात का मुताला करते हैं, ठीक है, तफसील से देखते हैं कि शायर जो है किन हालात से गुजरा हुआ है, फिर शायर के जहन में क्या चल रहा होता है, किन किन मौजूआत पर वो बात करते थे, उनका पसंदीदा मौजू क्या रहता है, इन सब को मद्देनजर रख कर फिर हम शेर की तशरीह करते हैं सभी, ठीक है। तो शायरी में हमें इल्म मिलता है, नसर में हमें मालूमात मिलती है। शायरी बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती है हमें, ठीक है। मैं किसी बच्चे को खड़ा करूँगा, मैं बोलूँगा जैसे कि आपका नाम क्या है, तो बड़ी आसान तरीके से मैंने उससे एक जुमला पूछा, आपका नाम क्या, एक सवाल पूछा, आपका नाम क्या है, आप किधर रहते हो, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पर हुई, तो वो आसानी से मेरे इन जुमलों को समझ सकता है जो भी मैंने बोला, क्योंकि ये नसरी अंदाज में मैंने आपको बोला है। लेकिन जब हम शायरी की बात करते हैं ये आसानी से समझ में नहीं आती है। मैं किसी बच्चे को बोलूँगा किसी शेर में, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे इर्के इन्फाल के, तो बच्चा परेशान हो जाएगा, बच्चा ऐसे देखेगा कि सर क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे को जब नसरी अंदाज में कोई भी बात बोली जाती है वो बड़ी आसान तरीके से उस बात को समझ लेता है, लेकिन मामला जब शायरी का आ जाता है तो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो शायरी में हमें इल्म मिलता है, नसर में हमें मालूमात मिलती है, ठीक है। अक्सर आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, अक्सर आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, ठीक है, दास्तान, नावल देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी माशरे की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई मालूमात मिलती है। न्यूज़पेपर देखो तो वहाँ से भी हमें कोई ना कोई खबर देखने को मिलती है कि फलानी जगह पर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कोई ना कोई खबर सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, समाजी तौर पर हमें खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन वो नसरी अंदाज में होती हैं। तो शायरी में हमें इल्म मिलता है, नसर में हमें मालूमात मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्तसर सा था कुछ पॉइंट्स जो थे शायरी और नसर के हवाले से। मैं और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि शायरी और नसर क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है शायरी और नसर में फ़र्क। नसर के लफ्ज़ी माने बखेरने के हैं, जिसमें ख्यालात का इजहार सीधा सादा है, इसमें सिर्फ कवायद की पाबंदी की जाती है, वज़न व बहर का इल्तिज़ाम नहीं होता है। देखिए बिल्कुल आसान, इसमें कहने वाला जो है बड़े सीधे सादे अल्फाज में अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आम फहम अल्फाज में सीधी सादी बात जो है वो बयान करने की कोशिश करेगा ताकि कारी जो है बड़ी आसानी से अपनी बात को समझ सके। लेकिन इसमें कवायद का इस्तेमाल होता है, कवायद का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, कवायद की पाबंदी करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में पंक्चुएशन होती है, इस तरीके से उर्दू में रमूज़ औकाफ होते हैं, ठीक है, वावेन, सिक्ता यानी कि ब्रैकेट, कामा कहाँ लगता है, सिर्फ इन चीज़ों का नसर में ख्याल रखना होता है। ये वज़न, बहर, शायरी में काफिया, रदीफ, इन चीज़ों का कोई भी काम नसर में नहीं है। तो नसर क्या है? नसर के लफ्ज़ी माने बखेरने के हैं, किसी भी अंदाज से, खुले अंदाज से, बेतकल्फ़ी से नसर निगार अपनी बात को बयान कर सकता है, जिसमें ख्यालात का इजहार सीधा सादा है, इसमें सिर्फ कवायद की पाबंदी की जाती है, वज़न बहूर का इल्तिज़ाम नहीं किया जाता, बहूर बहर की जमा, ठीक है। शायरी में अल्फाज को वज़न, बहर और काफ़िए के असूलों के साथ बांधा जाता है, इसमें तख़य्युल, जज्बात और हुस्न बयां ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। शायर जो है अपने ख़याल का इजहार, ठीक है, अपने जज्बात का इजहार, इश्क व मोहब्बत का इजहार, एहसासात का इजहार जो है शायर जो है शायरी अंदाज से करता है, ठीक है। शायर जब भी अपनी बात को बयान करने की कोशिश करेगा, अपने जज्बात को बयान करने की कोशिश करेगा, लेकिन सिर्फ शायरी अंदाज में बयान करने की कोशिश करेगा, जिसमें काफ़ी और रदीफ का इस्तेमाल रहता है, ठीक है, वज़न का इस्तेमाल रहता है। तो फिर नसर पर आ जाएंगे। नसर में अल्फाज को सीधी, आम और बेतकल्लफ ज़ुबान में लिखा जाता है, जो मैंने अभी बोला, बिल्कुल सीधी सादी ज़ुबान में लिखा जाता है, बेतकल्फ़ी के साथ, ठीक है, और हाँ, बेतकल्लफ ज़ुबान में लिखा जाता है।
اس میں قواعد بحر اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، مقصد زیادہ تر خیالات کی وضاحت، گفتگو، بیان یا کہانی ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نثر کی بات کریں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نثر کا مقصد جو ہوتا ہے، جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ جو گفتگو کرتے ہو یا جو بھی آپ بیان کرتے ہو یا کہانی کی صورت میں جو بھی ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نثر کے حوالے سے یہاں پر آتی ہیں۔ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں، شاعری کا مقصد کیا ہے؟ شاعری کا مقصد جذبات، احساسات، تخیلات اور حسن بیان کو پر اثر انداز میں پیش کرنا ہے۔ سیدھی سادھی بات میں یہاں پر بات ہی نہیں ہے، شاعرانہ انداز میں آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر محبت، غم، خوشی، ٹھیک ہے، قدرت کے مناظر، مناظرت فطرت، ان سب کو آپ کو شاعرانہ انداز سے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نثر میں کیا ہے؟ خیالات، معلومات یا کہانی کو صاف اور براہ راست انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کہانی ہو، کوئی بھی انفارمیشن ہو، کوئی بھی معلومات آپ کے سامنے ہو، کوئی بھی خیال، کوئی تصور آپ کے ذہن میں ہو، اس کو بالکل سیدھے سادے انداز میں پیش کر دینا ہے۔ قاری کو حقیقت سمجھنا یا علم پہنچانا، قاری کو حقیقت سمجھانا، ٹھیک ہے، کہ ایکچوئل میں کیا ہوا ہے، فلانی جگہ پر کیا ہوا ہے، یا اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ حقیقت کیا ہے، اصلیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ علم پہنچانا، علم پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اخلاقی موضوع ہو سکتا ہے، کوئی نصیحت پر مبنی کوئی موضوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال مضمون، کہانی، ناول، خط، تقریر، ان سب میں جو ہے نثری طور پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، نثر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا شاعری اور نثر میں فرق۔ اب ہم واپس اپنی نثر پر آ جائیں گے۔ پہلے میں نے شاعری کی بات کی تھی، نظم کی بات کی تھی، اور اس کے بعد نثر کی بات کی تھی۔ تو پہلے نثر پر جائیں گے۔ نثر ادب کے دو طرح کے حصے ہیں نثر میں۔ ایک کو ہم کہیں گے افسانوی ادب اور دوسرے کو ہم کہیں گے غیر افسانوی ادب۔ پیارے بچوں غور سے دیکھیے گا، میں یہاں پر سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر سے۔ ادب جو ہے ہمارے پاس دو طرح کا رہتا ہے، جو ابھی ہم نے دیکھا، جس میں ہم دیکھتے ہیں شاعری یعنی کہ نظم، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس نثر۔ تو سب سے پہلے ہم نثر کی بات کریں گے یہاں پر۔ نثر جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ نثر دو طرح کی ہوتی ہے، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر۔ غیر افسانوی نثر بالکل آسان ہے۔ افسانوی نثر میں کیا ہوتا ہے؟ جس میں کہانی کی صورت میں جو ہے وہ باتیں، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، جس میں کوئی کہانی ہو، سمپل سی بات ہے۔ جب ہم داستان دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ داستان کی بات ہم کریں، ناول کی بات ہم کریں گے، افسانہ ہے آپ کے پاس، اس میں کوئی نہ کوئی کہانی ہے۔ ناولٹ یہ بھی ہے، ڈرامہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ افسانوی نثر ہے۔ افسانوی نثر پر مشتمل یہ اصناف آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، داستان، ناول، افسانہ، ناولٹ، ڈرامہ۔ افسانوی نثر کیا ہے؟ جس میں کوئی کہانی ہو، سمپل سی بات ہے، جس میں کوئی کہانی ہو۔ اب اس کے برعکس جب ہم غیر افسانوی نثر کی بات کرتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ میں، اس کا الٹا، یعنی کہ جس میں کہانی نہیں ہوگی۔ اردو اصناف میں دیکھیں، خاص کر اگر ہم دیکھیں خطوط کے بارے میں، آپ کے پاس جو خط رہتے ہیں، خطوط، مضمون نویسی، مضمون نگاری، آپ کے پاس خاکہ ایک صنف رہتی ہے، سفر نامہ، ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشائیہ، یہ سارے جو ہیں یہ افسانوی نثر میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا غیر افسانوی نثر میں شمار ہوتا ہے۔ افسانوی نثر وہ والی نثر ہے، وہ والی پروز ہے جس میں ہم کسی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ کہانی پر مشتمل جو ادب ہے وہ افسانوی نثر پر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غیر افسانوی نثر میں وہ ادب آتا ہے جس میں کہانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے کہ خطوط، مضمون نگاری، خاکہ، سفر نامہ، انشائیہ۔ آپ لائن پہ آ رہے ہو بچوں،
آپ کو پڑھنا کیسے؟ آپ لائن پہ آ رہے ہو، دیکھو آپ کو داستان کا نوٹ بھی پڑھنا ہے، آپ کو ناول کا نوٹ بھی پڑھنا ہے، آپ کو افسانے کا نوٹ بھی پڑھنا ہے، اور آپ کو ڈرامے کا نوٹ بھی پڑھنا ہے. اور ابھی تک کے لیے ابھی کے لیکچر میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ داستان، یہ ناول، یہ افسانہ، یہ ڈرامہ ہے کیا، یہ ادب میں کیسے وجود میں آئے. تو اب بہتر طریقے سے اب اگر آپ داستان کا نوٹ پڑھو گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ادب کی صنف افسانوی نثر میں اس کا شمار ہوتا ہے. ناول کی بات کریں تو یہ بھی افسانوی نثر ہے، کیونکہ اس میں کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے. افسانے میں بھی کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے. اور جب ہم اس کے برعکس غیر افسانوی نثر میں آتے ہیں تو اس میں بڑی آسانی سے آپ پہچان سکتے ہو کہ جن میں کوئی کہانی نہ ہو، کہانی کا عنصر نہ چھپا ہوا ہو، وہ غیر افسانوی نثر میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ پورا تھا اردو ادب کے حوالے سے. ادب کیا ہے میں پھر سے ایک بار احاطہ کروا دوں اسی ویڈیو میں. آج کے اس ویڈیو میں ادب کا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو رہا ہے. ادب اپنے خیالات کو دلکش انداز میں، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، بیان کرنا ادب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ادب یعنی کہ زندگی کا عکس خو بخو، mirror to life، خو بخو اسی طریقے سے جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے ویسے ہی لکھ ڈالنا ادب کہلاتا ہے. جو بھی تحریر کیا ہے کتابی شکل میں، جو بھی ہمیں علم ملتا ہے، یہ سب کچھ ادب میں شمار کیا جاتا ہے. ادب دو طرح کا ہوتا ہے، ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. ادب برائے ادب کی اگر بات کریں، لکھنے والا صرف ادب کے لیے کام کرے گا، ٹھیک ہے، ادب کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے گا. ادب برائے زندگی، ادب کے ساتھ ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس میں جو باتیں ہیں وہ شمار کی جاتی ہیں. ادب کے بنیادی 3 مقاصد ہیں جس میں ہم نے کل دیکھا تھا تفریح، ٹھیک ہے، معلومات، اور تیسرا جو ہے ہدایات.